तो ये जो था, ये हमारा सेट 1 का पार्ट 2 है। जो इसमें पहला क्वेश्चन था कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ अ लॉन्च पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावर लूम सेक्टर, कि किस मंत्री ने, केंद्र मंत्री ने एक स्कीम थी, पावर टैक्स इंडिया स्कीम, को लॉन्च किया था। तो वो क्या था? स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी जो है वो जो है टेक्सटाइल मंत्री है। मेनका गांधी बाल विकास मंत्रालय इनके पास है, बाल विकास। रविशंकर प्रसाद एक कानून मंत्री है, कानून मंत्रालय इनके पास में मंत्री। नितिन गडकरी जो है ये सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री। और जयशंकर जो है, सुब्रमण्यम जयशंकर जो है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये अभी हमारे विदेश मंत्री है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। हमारे जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमन है। और हमारे होम मिनिस्टर जो है वो हमारे अमित शाह जी है। तो ये कुछ मिनिस्ट्री है, इनके बारे में पता होना चाहिए हमको। अगला सवाल जो था हमारा, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़े। कथन ये था कि कोई गाय बिल्ली नहीं है। तो मान लीजिए ये गाय है, कोई ये गाय और ये बिल्ली, कोई गाय बिल्ली नहीं है। सभी बिल्लियाँ की मूछें है, तो सभी बिल्लियाँ है उनकी मूछें। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। पहला निष्कर्ष, कुछ गाय बिल्लियाँ है, कुछ गाय बिल्लियाँ नहीं। कुछ गायों की मूछें, कुछ गायों की मूछें है नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ये दो तरीके से बन सकते थे, जैसे एक सेक्शन और बनता, जैसे गाय, ये बिल्ली, कोई गाय बिल्ली नहीं है और सभी बिल्लियों की मूछें है। ये जो एक सेक्शन ये था, और एक सेक्शन ऐसा भी बन सकता था, एक जो अपना वेन डायग्राम है वो ऐसा भी बन सकता था। कैसा? कि जो गाय थी वो इसको गाय इसमें आ सकती थी कि कुछ गाय की मूछें है। तो जब ऐसा जितने पॉसिबल हो सके उतने आप डायग्राम बनाइए और उसके बाद दोनों को जज कीजिए। जैसे पहला था कि कुछ गाय बिल्लियाँ है, तो निष्कर्ष था कि कुछ गाय बिल्लियाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कुछ गाय बिल्लियाँ यहाँ भी नहीं है। दूसरा, कुछ गायों की मूछें है, तो कुछ गायों की मूछें है क्या? नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। पर जब तक दोनों दोनों जो रो है उसमें राइट ना हो, मतलब सही ना हो, तब तक वो जो निष्कर्ष है पूरी तरीके से सही नहीं होगा। इस कंडीशन पे ये भी पहला भी कथन गलत है, दूसरा भी कथन गलत है। अगर मान लो कभी ऐसा आए तुम्हारे सामने कि जब ऐसे बनाने के बाद आपके पास एक यहाँ पे क्लिक आ जाए, तो इस कंडीशन में या तो वाली कंडीशन आती है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए बस। तो ये जो क्वेश्चन था इसके लिए तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा बी। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो ये थे हमारे आर्य समाज के। आर्य समाज जो है इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। चिन्मय मिशन की स्थापना चिन्मयानंद सरस्वती ने की थी 1953 में। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने करी थी 1828 में। राजा राम मोहन रॉय। और प्रार्थना समाज जो था इसकी स्थापना जो थी वो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। तो ये कुछ समाज है, इनकी स्थापना वर्ष और इनके संस्थापक, इनके नाम याद रखने चाहिए। अगला था कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला विकल्प का जो चित्र होगा वो क्या होगा? तो इसको ये जो है ये कुछ ऐसा है, 3 सेक्शन बने वाले हैं। तो चौथा क्या होगा? इसमें कॉमन चीज़ देखिए आप। सबसे पहले इसको देख लीजिए, जो दो इसी को ले लीजिए। इसको देखिए, ये जब इस डिब्बे में, इस चित्र में, ये जो है ये यहाँ आ गया है, यहाँ आ चुका है। यहाँ
और अगले डिब्बे में यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। तो जो यहाँ है ये जो आने वाला है वो यहाँ आने वाला है, यहाँ पे ये जो साइन है वो यहाँ आने वाला है, मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल, ये भी ऑप्शन कैंसिल, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम क्या उठा लेते हैं, दूसरी ये उठा लेते हैं, ये उल्टा जो ओम बना है ये और ये इसको देखिए, ये इस ऑर्डर से यहाँ आ गया है और यहाँ से फिर यहाँ आ गया है, तो अगला जो था वो यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पे भी दोनों में है, दोनों हो सकते हैं। अगला देखिए, फिर हम देते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 प्लस है, इस कॉर्नर पे आने के बाद क्या हो जाता है, सिंगल प्लस 1 हो जाता है, तो 2 प्लस, यहाँ पे सिंगल प्लस है, यहाँ पे आने के बाद फिर वो सिंगल में आ जाता है, सिंगल से डबल में आ जाता है, तो डबल से फिर सिंगल में आ जाएगा, मतलब यहाँ वाली साइन, यहाँ वाला जो चिन्ह है वो यहाँ आएगा इस पोजीशन पे, और यहाँ पे प्लस और माइनस रहेगा सिंगल, यहाँ डबल 2 बार प्लस माइनस है, यहाँ पे 1 बार रहेगा, मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तब डी आंसर। अगला जो था, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। पहले तो वॉशिंग सोडा का आपका फार्मूला पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, सॉरी यहाँ 10 है, H2O, ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा का फार्मूला। तो एक उन्हें ये पूछा है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा, तो यहाँ आ जाएगा 10 आंसर आपका, ये हो जाता है, इसको धावन सोडा बोलते हैं। एक होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। एक होता है कास्टिक सोडा, इसका जो फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु ए व मतलब 1 और 2 के रूप में 2 धारणाएं दी गई है, मतलब कथन पढ़ना है और धारणाएं बताना है। सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, ये कथन है कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। धारणाएं क्या है, पहली, घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का उपयोग करना चाहिए, ये उतना प्रभावी नहीं है, ये नहीं हो सकता। अपने घर के चारों ओर छायादार, इससे इसका मतलब संबंध कहीं से कहीं तक नहीं है, इसलिए बिल्कुल नहीं होगा। अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाए, इस प्रकार भूमि के उपयोग में ऊर्जा संरक्षण की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ के घर के पश्चिम दिशा में लगाए हो, ये बिल्कुल ये भी नहीं होगा, मतलब दोनों नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा धारणा 1, 2 दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। अगला है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्लांट इज ड्यू टू, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसी प्लांट के अंदर होती है भैया, कोलेन चाइमा, एक ऊतक होता है, सरल ऊतक है, इसकी वजह से होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और हार्ड किसकी वजह से होता है, हार्ड इसकी वजह से होता है, ये एक टिश्यू होता है, स्क्लेरेंचाइमा, ये एक टिश्यू होता है, इसकी वजह से कोई भी प्लांट हार्ड होता है, और एक कोलेनचाइमा, इसकी वजह से कोई भी जो प्लांट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम मतलब होता है किसी भी प्लांट में, मतलब कुछ जो खनिज तत्व मतलब चीज़ें होती है, जैसे सूर्य प्रकाश से कुछ एनर्जी का उसके जड़ों तक जाना, ये होता है फ्लोएम। और जाइलम में होता क्या है कि जो जड़ों के थ्रू खनिज पदार्थों का पौधों की पत्तियों तक पहुंचना, मतलब फ्लोएम में अप टू डाउन और जाइलम में डाउन टू अप प्रोसेस होती है ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगला है, दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वो सामान्य, मतलब कथन पढ़ना है और निष्कर्ष निकालना है। कुछ धातुएं लोहा है, तो कुछ धातुएं ये हो गई और हमने इसको बना दिया लोहा, ये बना दिया। कुछ लोहा भारी होता है, कुछ लोहा भारी होता है। देखिए इसके भी यहाँ पे 2 डायग्राम बनेंगे। पहला तो एक और बन सकता था, यहाँ पे कुछ धातुएं लोहा है और कुछ लोहा भारी है, तो ये लोहा भारी है, इसमें भी आ सकता है। मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं ये दोनों डायग्राम को फॉलो कर रही है, इसलिए जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आप उतने डायग्राम बनाइए, उसमें एक्यूरेसी आएगी, अधिक से अधिक एक्यूरेसी आएगी। निष्कर्ष क्या है, सभी लोहे धातु है, सभी लोहे धातु है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं।
सभी भारी धातुएं यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो इसका जो आंसर होगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता, आंसर आ जाएगा ए। अगला था 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक को क्रमशः इन हिस्सों में दिया जाता है। केक का कितना हिस्सा पाँचों के पास है। मान लो टोटल जो हिस्सा है वो x है, टोटल केक। इस x का 1/8 किसी एक को मिला है, दूसरे को मिला है इसी x का 1/6, और तीसरा बंदा है उसी को इसी का मिला है 5/12, चौथे को इसी का मिला है 1/12 हिस्सा, और पाँचवें का हमको नहीं पता, हमको निकालना है। इसका ही हम पाँचवा हिस्सा जो रहेगा उसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं। अब क्या करें, अब x है यहाँ पे, यहाँ x कॉमन लेंगे, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12 प्लस ए एक्स गया। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम हम निकालेंगे, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 24, 8 3 24, तो 3, 6 दूनी 6 चौक 24, 12 दूनी 24 और 2 पंच 10, और 12 दूनी 24 और 2 कम 2, इक्वल यहाँ 1 रहेगा, और प्लस यहाँ ये आएगा। इसको जब रिसॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 7 8 9 19, 7 17 18 19/24, तो 19/24 प्लस ए इक्वल 1 है, तो ए जो होगा वो होगा 1 माइनस 19/24, या 24 नीचे आएगा, अगर आ जाएगा 24 माइनस 15, तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ 15 नहीं है 19 है, 5/24, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये आ जाएगा बी। अगला, यदि पाइप को इसको ये लिखा जाता है 16 इंच में 65 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले पी जो आता है एबीसीडी में 16 नंबर पे आता है, तो पी को इनने 16 लिखा है। आई 90 नंबर पे आता है, फिर पी 16 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। तो इसने पूछा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा। अंतिम अक्षर एन है, और एन जो है वो आता है 14 नंबर पे, मतलब अंतिम अक्षर 4 होगा। अगला है, विपरीत दिशाओं में आ रही ट्रेन है, ट्रेनों की लंबाई दी गई है, गाड़ियाँ, और दोनों जो है वो 9.3 सेकंड में दूसरे को पार कर लेती है। तो गाड़ी से इनकी चालें बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वो चाल बताना है। जो चाल होती है, अब संयोजित चाल है, दोनों आ रही विपरीत दिशा में, तो दोनों की चालें जुड़ेगी। अब जो भी चाल होगी v1 प्लस v2, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 152.5 मीटर प्लस 157.5 मीटर अपॉन टोटल टाइम है 9.3 सेकेंड। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में हम यहाँ चाल निकालेंगे, बाद में उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे। अब यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो ये जुड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 150 300, और ये 2 और ये 3 ये 5, मतलब ये 310 मीटर हुआ, और 9.3 हुआ। ये हमारे पास आ गई मीटर प्रति सेकेंड में चाल। अब इसको हम जब किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे, तो ये मीटर है, इसको किलोमीटर में बढ़ाने के लिए हम 1000 से भाग देंगे, और इसको 60 से गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए अब 1 2 3 1 2 3, 3 से देखेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 कम 3, ऊपर बच जाता है 31 से, ये कटेगा 10 टाइम, तो 6 दूनी 12, 12 120, तो 120 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया था। तो इसका आंसर था मार्क टूली। ये बीबीसी न्यूज़ के में इन्हें काम किया था, वहाँ के संपादक रहे थे। इनको मिला था 2018 में। एक अभी लेटेस्ट में 2019 में रवीश कुमार थे, ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं। इनको भी रमन मैग्नेसेस पुरस्कार मिला गया है। इनके साथ में एक सोनम वांगचुक थे,
वांगचुक इन्हें भी मिला था। असल में ये जो पुरस्कार होता है रमन मैग्सेसे, इसको एशिया का नोबल बोलते हैं, एशिया का नोबल बोला जाता है। इसलिए ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में रेख रविश कुमार को भी मिला है, तो याद रखिए आप। अगर निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, तो उसका आंसर है आयरन। आयरन परमाणु क्रमांक 26 होता है, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है, क्लोरीन 17 होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है। जरूरी क्यों है बताना भाई। सवाल कई बार ये पूछा जाता है कि इनकी अंतिम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, इनकी संयोजकताएं पूछी जाती है, इनके परमाणु भार पूछे जाते हैं, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। आयरन की बात, जो आयरन होता है, आयरन में जो होता है, अगर कार्बन जितना होता है, कार्बन के हिसाब से उसमें कार्बन की मात्रा निर्धारित करती है कि वो किस प्रकार का लोहा है। अगर ढलवा लोहा सुना होगा आपने, ढलवा लोहा, एक सुना होगा पिटवा लोहा, और एक सुना होगा स्टील या इस्पात। जो ढलवा लोहा होता है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है लगभग 2.5% होती है। पिटवा लोहा जो होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से लेकर 0.25% तक होती है। और स्टील जो होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से लेकर 1.5% तक होती है। तो ये लोहे के कुछ मतलब वो बोल सकते हैं किस प्रकार है। जितना ज़्यादा कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होंगी, तो हार्ड भी उतना ही अधिक होगा, इस चीज़ को भी याद रखें। उसके बाद एल्युमिनियम जो होता है, ये इसका एक ऐसा होता है बॉक्साइड। असल में फ्रेंच वहाँ की एक जगह है, उसका नाम है बॉक्स, वहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बॉक्साइड इसके ऐसा का नाम रखा गया है। क्लोरीन एक गैस होती है, ये जो है ये अपने हेलोजन ग्रुप में आता है। उसके बाद निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, तो सारे युग्म जो अभाज्य संख्या ही है, जैसे 71, 73, 37, 41, 37, 43, 47। तो अब इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। तो इट विल बी आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पहला। निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ से काउंट करते हैं। पहला त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया, दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया, चौथा ये हो गया, मतलब यहाँ 4 त्रिभुज निकल गए। सिमिलर केस में 1, 2, 3 और यहाँ से भी 4 निकलेंगे, ठीक है। अब एक चित्र आपको अंदर दिख रहा होगा इस तरीके से, 1, 2 ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ, 4 ये हुए, और फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, मतलब इस जगह से 8 निकलेंगे, ये इस जगह से 8 निकलेंगे। उसके बाद एक जगह ऐसी है, तो जब भी ऐसी चीज़ आए 1, 2 और ये पूरा 3, ऐसी जगह से 3, 3 निकलते हैं, मतलब यहाँ से भी 3 निकलेगा, यहाँ से भी 3 निकलेगा। अब एक ये हुआ, यहाँ का एक ये हुआ, अब कौन सा हो सकता है, अब एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो यहाँ के भी 2 हो गए। तो अब टोटल त्रिभुज कितने हो गए, टोटल त्रिभुज हो गए 4, 4, 8, 8, 8, 16, 16, 3, 19, 20, 21, 21 और 5, 26, 3, 27, ये ज़्यादा हो रहा है, लगभग ये 28 का आंसर आएगा, 27 आंसर आएगा इसका। उसके बाद अगला देखते हैं, द फर्टिलाइज एज द जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन, जो युग्मन होता है, युग्मन अंडों का जो युग्मन होता है ना, वो होता है यूटरस, मतलब उसको बोला जाता है गर्भाशय में, ये गर्भाशय में होता है, ये पूछा है उसने। अगला है, अप्रैल 2017 में लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे, 16 जीते थे। ये बहुत पुराना हो गया, फिर भी देखिए कराटे, इस सवाल से आपको खाली ये याद ना रहे क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया, लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखें, जो कराटे के जो प्लेयर है जिनने गोल्ड मेडल जीता था, तो एक थी सैफाली अग्रवाल और एक थे भाई अभिषेक सेन गुप्ता। ये प्लेयरों के नाम जरूर याद रखें कि किस खेल से संबंधित है, तो वहाँ आ सकते हैं। अगला, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, मटेरियल पे डिपेंड करता है।
लेंथ पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे नहीं डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो जो प्रतिरोध होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लंबाई की, जितनी ज़्यादा लंबाई प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जैसे तार कंडक्टर है, जितना क्षेत्रफल ज़्यादा ज़्यादा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, मतलब इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज़ मतलब यहीं से एक विशिष्ट प्रतिरोध निकलता है कि जो प्रतिरोध आर होता है, जब ये साइन हटता है तो यहाँ पे एक रो लगता है और यहाँ एल अपॉन यहाँ पे ए आता है, तो जो रो होता है वो होता है आर ए अपॉन एल, ये विशिष्ट प्रतिरोध निकल गया हमारा। ये जो रो है, ये जो बना है चिन्ह, ये हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। एक चीज़ और कि जो चालक होते हैं इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अर्धचालक जो होते हैं इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, मतलब चालकता बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, निम्न दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और यह चुने कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का अनुसरण करता है। पहला, सभी कार्य जीव है, तो ये बन गई सभी कार्य, और ये बन गया जीव। सभी जीव चार पहिए है, मतलब ये सभी जीव चार पहिए, ये हो गया अपना कथन, ये अपना वेन डायग्राम बन गया। निष्कर्ष देखते हैं, सभी चार पहिया कार्य है, सभी चार पहिया कार्य है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ चार पहिया जीव है, कुछ चार पहिया जीव है, तो कुछ चार पहिया बिल्कुल जीव है, ये सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल दूसरा अनुसरण करता है। अगला देखो, स्टेटमेंट है यूनिवर्सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क से द मेयर। मेयर होता है एक नगर पालिका निगम का जो मुखिया होता है, उसको मेयर बोलते हैं, और वो ये बोल रहा है कि एक इकोलॉजिकल पार्क, सभी जो शहर के जो सभी घर होते हैं वो एक इकोलॉजिकल पार्क की तरह होने चाहिए। तो एजुप्शन जो अवधारणा है पहली ये है कि इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर, बिल्कुल एक ग्रीन कवर इम्प्रूव करते हैं। इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, बिल्कुल एयर पोल्यूशन, क्यों भैया? क्योंकि ये जो पार्क में प्लांट होंगे, और प्लांट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उसका जो ग्राफ रहेगा नीचे गिरने लगेगा, मतलब दोनों जो है बोथ ए एंड बी आर इम्प्लीट। अगला जो है वो इस प्रकार था, यदि कॉस का थीटा प्लस 1/, कॉस का थीटा प्लस 17 इक्वल एक्स है तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? बहुत आसान है, इसको अगर आप गौर से देखें ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको ये क्या है? ये है कॉस स्क्वायर फाई प्लस ये 1/, जो कॉसिक होता है वो होता है साइन होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 17 इक्वल एक्स है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 17 इक्वल एक्स तो 18 इक्वल एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी तो इसका वर्क कर देंगे 324, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो इनलेट पाइप है, ए है और बी है, इसको रेशो मेथड से करो, बहुत ही मस्त मेथड है वाली। जो ए है वो 22 घंटे में भर सकता है खाली टंकी को, और बी है वो 33 घंटे में भर सकता है। आप यहाँ एलसीएम निकालिए तो पता चलता है, एलसीएम निकालेगा अपने 66। अब तो ए की जो क्षमता आती है ये कुल होता है, कुल कार्य होता है, ये पर्टिकुलर कार्य होता है, और उनकी यहाँ क्षमता इफिशियंसी निकलती है, तो ये निकल जाएगी इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 2। ये क्षमता जो निकली थी है ये निकलती है इतने यूनिट प्रति घंटा, तो जब 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेंगे तो 22 घंटे में 66 हो जाएगा, और बी जो है 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है तो उसका 33 घंटे में 66 यूनिट काम हो जाएगा। अब उसने बोला क्या है कि उन्हें एक साथ खोला गया है, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया है। जो पाइप ए है उसको बंद कर दिया गया है 3 घंटे पहले, मतलब जो बी ने है वो 3 घंटे ज़्यादा काम किया है, मतलब बी की क्षमता 2 है तो उसने 3 घंटे काम कर चुका है, तो 3 घंटे में कितना काम करेगा वो? 3 गुने 2 मतलब 6 यूनिट काम हो चुका है, टोटल 66 है। तो जो 3 घंटे में जो बी अकेला काम करता है वो कर लेता है, 6 यूनिट काम हो जाता है उसका। फिर बचा वाला जो काम था टोटल 66 यूनिट था, 6 हो चुका है, मतलब 60 यूनिट काम बचा है। अब इस 60 यूनिट काम को दोनों मिलके करते हैं,
मतलब इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता ए की 3 है, बी की 2 है, तो मतलब 5 यूनिट होगा प्रति घंटा का। मतलब इनको और 12 घंटे का 12 लग जाएगा, 12 घंटे लग जाएंगे काम करने को, 60 यूनिट काम करने को। मतलब 12 घंटा ये और 3 घंटे अकेले बिना काम के, टोटल 15 घंटे काम लगेंगे इस काम करने के लिए। इसका डी आंसर हो जाएगा। इसका अगला है कि अच्युत ने 35,000 का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है और वह राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री पर खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए और बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने पैसे बचे? तो 30%, 20% मतलब 50% इस्तेमाल हो चुका है, 50% बचा है, मतलब 25,000 का 50%, 12,500। बहुत आसान था ये। अगला, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। 1/7 की हानि होती है, मतलब सोचो ये जो था ये क्रय मूल्य था, इस क्रय मूल्य पर उसको 1 यूनिट का हानि होती है। इस क्रय मूल्य पर उसको 1 यूनिट की हानि होती है, मतलब उसने ये 7 में कोई चीज़ खरीदी और 1 लॉस हो गया उसको, मतलब उसने उसे 6 में बेचा है, 6 में बेचा है। तो जो 6 यूनिट होगा, समझो इस चीज़ को बहुत आसान है कि जो 7 पर 1 की हानि होती है, 7 पर उसको 1 का हानि हो गया, मतलब क्रय मूल्य 7 था लेकिन उसको 1 का लॉस हो गया, मतलब उसने वो जो जो चीज़ 7 में खरीदी थी उसको 6 में बेचा है। 6 यूनिट बराबर से हो जाएगा 144, तो 1 यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12, 6 चौक 24। तो उसको 24 रुपये का क्या हुआ था? लॉस हुआ था। मतलब उसको लॉस जो हुआ था वो 24 यूनिट का, मतलब वो जो चीज़ थी वो थी इतने में बेचा था, इतने का लॉस हुआ, मतलब वो चीज़ थी 168 रुपये की। अब वो ये बोल रहा है कि 168 की वो चीज़ थी, अगर तुम उसको बेचो 189 में, मतलब 168 में बेचना है उसे, तो ये 21 रुपये का फ़ायदा होगा उसको। तो उसका लाभ निकालना है कि उसका लाभ कितने का होगा। तो 7 से देखेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 तेरी 21, 3 8 24 और 8 से 100 काटेंगे तो 12/5। इसका भी आंसर आ जाएगा, 12/5% का उसको फायदा होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश। इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 पानी, और यहाँ रहता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, और ये जब चेंज होता है तो ये बन जाता है ग्लूकोज में प्लस 6O2, मतलब ग्लूकोज मतलब C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन में। तो ये जो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो पानी होता है ये परिवर्तन हो जाता है इसका ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे जो हवा ऑक्सीजन जो होती है हवा मुक्त होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण का। अगले क्वेश्चन जो होंगे अगली वीडियो में मिलते हैं।